सरफेस केमिस्ट्री का मैंने होमवर्क आज अपलोड किया है, तो प्लीज वो मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना। आज ज्यादा बड़ा नहीं दिया है होमवर्क, थोड़ा थोड़ा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, देख लिया है। और हाँ, बाकी लोगों ने जो मैंने लास्ट टाइम को आपका होमवर्क देखा था, चेक किया है, कुछ कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा हैंड राइटिंग, ठीक है, आप जब बोर्ड्स का पेपर सॉल्व करोगे तो प्लीज हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान दो और ज्यादा रफ वर्क मत करना। जो भी चीजें कर रहे हो इतना रफ वर्क किया है किसी किसी ने कि भाई बस, हम रफ वर्क थोड़ी करने आए हैं, हमें फेयर वर्क करना है वहां पे। तो रफ वर्क ज्यादा नहीं करना है। जितना पूछा, अगर डिफरेंशिएट पूछा है, देखो एक क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, तो आप लोगों ने सिर्फ ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन लिख के रख दी है। सिर्फ डेफिनेशन लिख के कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी पूछा है तो आपको प्रॉपरली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक में ऑर्डर लिखना पड़ेगा, एक में मॉलिक्युलरिटी लिखनी पड़ेगी, और एटलीस्ट 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट कंपलसरी है। आप एक एक पॉइंट लिख के रख दोगे। जब भी डिफरेंशिएट की बात आती है तो डिफरेंशिएट में 1 पॉइंट या डेफिनेशन नहीं पूछिए। जब भी कहीं बोले कि डिफरेंशिएट बोले तो प्रॉपरली डिफरेंशिएट करना है। कितना भी सही लिखोगे ऐसे टाइप में कोई मार्क्स नहीं देने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि बहुत सारे। और हाँ, सरफेस केमिस्ट्री का जो मैंने होमवर्क दिया था सिर्फ 5-6 लोगों ने दिया है। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग कब कंप्लीट करोगे? सिर्फ 5-6 लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है। ऐसे नहीं करना है। अगर होमवर्क दे रहे तो थोड़ा कंप्लीट करते जाओ। अभी भी मेरे पास तो है सर, मैं बता सकती हूँ किस किसने सरफेस केमिस्ट्री का होमवर्क कंप्लीट किया है। थोड़ा सीरियस हो जाओ, ऐसे नहीं कि लास्ट मोमेंट पे सीरियस होना है, अभी से सीरियस हो जाओ। तो चलो हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री फाइनली कंप्लीट होगा। आज इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया हमें। हमने कोएगुलेशन स्टार्ट किया कि क्या कोएगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बाय रिमूवल ऑफ चार्ज। तो उसमें हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन जो प्रेसिपिटेशन होता है, कोएगुलेशन होता है, उसमें कौन कौन सी मेथड होगी। उसके बाद हमने देखा था कि जो कोएगुलेशन हो रहा है उसमें कि कौन कौन सी मेथड, टोटल हमने 4 मेथड देखी थी और उसमें कोएगुलेशन देखा था। अभी मैंने कहा था कि उसमें एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रूल भी होता है, एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज अ स्कूल्स हार्डी रूल। स्कूल्स नाम याद रखना, ये रूल पूछे जाते हैं, इसके 2-3 अजम्पशन पूछे जाएंगे यहाँ पे। हार्डी रूल्स। अभी यहाँ पे इसने क्या कहा था, ये बहुत बड़ा नहीं, जो हम लोग पढ़े हैं उसी का उसने थोड़ा सा ये कर दिया। सिर्फ इसके बारे में लिखना है क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हम क्यों ऐड करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है चार्ज, प्रेसिपिटेशन ऑफ पावर किस पे डिपेंड रहेगा, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। तो पहले लिख लेते हैं, अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ions of the added electrolyte, ions of the added electrolyte ions of the added electrolyte neutralize oppositely charged colloidal particle, neutralize oppositely charged colloidal particle, oppositely charged colloidal particle in the colloidal solution, in the colloidal solution, एंड कॉज एग्जांपल देखो, अगर मैंने कहा AgR है और उसमें अगर वो पॉजिटिव सोल है और उसमें मैं KOH इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को अट्रैक्ट कर लेगा, चार्ज डिसअपियर हो जाएगा और वो क्या कर लेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे। ये पॉइंट डिस्कस किया था, यही रूल है, ठीक है। राइट डाउन सेकेंड पॉइंट, द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द प्रेसिपिटेशन पावर of an precipitation power of an
electrolyte increases, precipitation power of an electrolyte increases with the increase in the valence of an anion, or cation of the electrolyte अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं. The precipitation power of an electrolyte increases with the increase in the valence of an anion. अगर अनायन है या कटायन है, अगर उसकी वैलेंसी बढ़ रही है तो प्रेसिपिटेशन पावर भी इंक्रीज होगा. मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ Na+, ठीक है, देन Mg2+ आ गया कहीं से, उसके बाद अगर Al3+ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा. अभी जिसपे ज्यादा चार्ज उसी का प्रेसिपिटेशन पावर ज्यादा होगा, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसी का प्रेसिपिटेशन पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर वैलेंस ऑफ अनायन या कटायन क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा प्रेसिपिटेशन पावर. नेक्स्ट लिखो, थर्ड, राइट डाउन थर्ड. The lyophilic colloids required large amount of electrolyte. हमने बताया था लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स होता है. लायोफिलिक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है एज कंपेयर टू लायोफोबिक. The lyophilic colloids require large amount of electrolyte for their coagulation. Because the lyophilic particles are surrounded by a layer medium through which the precipitation of ions becomes more difficult. तो ये रूल आपको याद रखना है. 2 से 3 रूल है. सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हायर प्रेसिपिटेशन पावर. तो आपको देखना है चार्ज किस पे ज्यादा रहेगा, जिसपे अनायन पे चार्ज हो ज्यादा या कटायन पे हो. अगर Cl- है, SO4 2- है और PO4 3- दिया है तो सबसे ज्यादा चार्ज PO4 3 पे है 3, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन पावर किसका ज्यादा रहेगा, PO4 3- का. अबे यहाँ पे हमें पढ़ना था गोल्ड नंबर भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी कुछ लोग आए नहीं है अभी तक, तो हम गोल्ड नंबर को लास्ट में लेते हैं. कुछ लोग आ जाए एक बार, उसके बाद हम गोल्ड नंबर लेंगे क्योंकि गोल्ड नंबर इंपॉर्टेंट है. तब तक हम करते हैं इमल्शन. वो इजी है, इमल्शन. राइट डाउन लास्ट टॉपिक, इमल्शन. व्हाट इज मीन बाय इमल्शन. मैंने कहा था milk is an example of emulsion. When one dispersed phase is liquid and dispersion medium is also liquid. मतलब जहां पे dispersed phase, सबको पता है dispersed phase क्या होती है, resemblance to solute, and dispersion medium resemblance to solvent. तो if dispersed phase is liquid and dispersion medium is also liquid, तो they form emulsion. जैसे सॉलिड और सॉलिड सोल फॉर्म करता है, वैसे ही लिक्विड प्लस लिक्विड क्या फॉर्म करता है, इमल्शन फॉर्म करता है. तो लिक्विड डिस्पर्स इन अनदर
इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड कैसे होना चाहिए? इमिसिबल, जो दोनों लिक्विड है सोल्यूबल नहीं होने चाहिए। अभी आप बोलोगे कि मैम मिल्क इज अ इमल्शन, कैसे? अभी आपको पता है कि मिल्क किससे बना रहता है? एक होता है वाटर और दूसरा होगा क्रीम। तो एक क्रीम है और एक वाटर है और दोनों लिक्विड स्टेट में है, लेकिन दोनों कैसे है? इमिसिबल है। अभी जब भी आप दूध को मिल्क को हीट करते हो तो ऊपर एक लेयर आ जाती है, फैट्स की लेयर आ जाती है, ठीक है, जो आपको क्रीम बोलते हो, उसको मलाई जो बोलते हो। तो एक जो लेयर है और नीचे क्या होता है? वाटर होता है, जो मिल्क रिमेनिंग लिक्विड है। तो दोनों एक दूसरे में कैसे है? इमिसिबल है, दोनों मिसिबल नहीं होते हैं। इमल्शन में इमिसिबल लिक्विड होते हैं, disperse phase and dispersion medium. So what is meant by emulsion? Emulsion is called as liquid disperse in, write down, liquid disperse in another immiscible liquid, another immiscible liquid, another immiscible liquid is called as emulsion, is called as emulsion. Liquid dispersed in another immiscible liquid is called as emulsion. अभी यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे देखो जो लिक्विड है, मैंने कहा दोनों क्या हो गए? डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगा, लिक्विड में जो है वो डिस्पर्स फेज भी है, और जो लिक्विड है उसमें क्या होगा? दिस इज आल्सो डिस्पर्शन मीडियम, इसमें भी क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम होगा। बट ये दोनों जो है, ये दोनों जो रहेंगे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये दोनों कैसे होने चाहिए? ये दोनों होने चाहिए इमिसिबल। ये दोनों कैसे होने चाहिए? इमिसिबल है। तब जाके आप क्या फॉर्म करोगे? तब जाके आप फॉर्म करोगे यहाँ पे इमल्शन, तब जाके आपका फॉर्म होगा इमल्शन। अभी जो इमल्शन है ये दो तरीके का होता है। इमल्शन कितने तरीके से होता है? दो तरीका, टाइप्स ऑफ इमल्शन, टाइप्स ऑफ इमल्शन। एक इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर, एक जो पहला इमल्शन रहेगा दैट इज ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, एंड सेकेंड टाइप्स इज वाटर इन ऑयल। मतलब अभी मुझे बताओ क्या आपको देखने से समझ में आ रहा है? एक लिखा है मैंने ऑयल इन वाटर और दूसरा है वाटर इन ऑयल। देखने से कुछ पता चल रहा है कि जब मैंने ऑयल इन वाटर कहा है तो ऑयल क्या होगी? डिस्पर्स फेज होगी, डीपी। ऑयल क्या होगी? डिस्पर्स फेज। और यहाँ पे वाटर क्या होगा? वाटर होगा डिस्पर्शन मीडियम। वाटर क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ पे मैंने वाटर इन ऑयल कहा है तो वाटर क्या होगा? डिस्पर्स फेज होगा, और ऑयल क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, दैट इज अ मिल्क, इसका एग्जांपल क्या? मिल्क वाला एग्जांपल रहेगा। क्यों मिल्क? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि आप हीट करने के बाद दे सकते हो कि ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको आप मलाई कहते हो, क्रीम की लेयर एक फॉर्म हो जाती है। क्रीम की लेयर क्या होगी? उसको मैं ऑयल की इसमें रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और जो रिमेनिंग बचेगा वो तो लिक्विड स्टेट में है, तो उसको वाटर कह सकती हूँ। तो ऑयल इन वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑयल इन वाटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? ऑयल की होती है। तो वाटर ऑयल हमारा डिस्पर्शन मीडियम बन जाएगा, और रिमेनिंग रहेगा डिस्पर्स फेज, वो किस में रहेगा? वहां पे वाटर की फॉर्म में रहेगा। तो दो तरह के इमल्शन होते हैं, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है मेरा वाटर, सॉरी, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में कंटिन्यूअस फेज कौन सी रहेगी? ऑयल इन वाटर में अगर मैं बोलूं कंटिन्यूअस फेज, तो कंटिन्यूअस फेज कौन सी है? क्योंकि ये डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। लास्ट टाइम मैंने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फेज बोला था,
एक कंटिन्यूअस फेज होती है और एक दूसरी डिसकंटिन्यूअस फेज होती है। तो ऑयल इन वाटर में कंटिन्यूअस फेज कौन सी होगी? हमेशा जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या रहेगी? कंटिन्यूअस फेज रहेगी। तो ऑयल इन वाटर में, गुड साइड, ऑयल इन वाटर में जो कंटिन्यूअस फेज है वो वाटर होगी, और वाटर इन ऑयल में जो कंटिन्यूअस फेज होगी वो कौन सी होगी? ऑयल होगी वहां पे। तो यहां पे इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। चलो पहले नोट कर लो, ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल इन वाटर। इसको देखो ऐसे भी लिखा जाता है, ऑयल इन वाटर, और इसको ऐसे लिखा जाता है W/O। ये भी रिप्रेजेंटेशन याद रखना, ये भी रिप्रेजेंटेशन याद रखो। डिफरेंशिएट कर पाओगे यहाँ पे? कैसे लिखोगे डिफरेंशिएशन? चलो यही लिखना है फिर से डिफरेंशिएशन, लेकिन प्रॉपर वे में लिखो। जब भी मैं बोलूं डिफरेंशिएशन तो हमेशा, क्योंकि मैंने आप लोगों का देखा है बिल्कुल डिफरेंशिएशन सही से नहीं लिख रहे हो आप लोग, बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन, राइट डाउन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। पहला ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। सेकेंड क्या था? वाटर इन ऑयल। सेकेंड इज वाटर इन ऑयल। क्या लिखोगे? फर्स्ट, ऑयल इज disperse phase and water is dispersion medium। डीपी मतलब disperse phase, डीएम मतलब dispersion medium। यहां पे क्या रहेगा? water is disperse phase and oil is dispersion medium। oil is dispersion medium, that is first point। सेकेंड पॉइंट क्या था? मैंने कंटिन्यूअस फेज के बारे में बोलना है, इसके बारे में बोलना है, कंटिन्यूअस फेज के बारे में। चलो सेकेंड पॉइंट, वाटर इज कंटिन्यूअस फेज लिख लो और याद रखो, अभी जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वही कंटिन्यूअस फेज होगा। वाटर इज कंटिन्यूअस फेज एंड ऑयल इज डिसकंटिन्यूअस फेज। यहाँ पे क्या है? डिस्पर्शन मीडियम है तो ऑयल इज कंटिन्यूअस फेज, ऑयल इज कंटिन्यूअस फेज। उसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट, an addition of small amount of electrolyte makes the emulsion कंडक्टिंग। अगर इसमें आप ऑयल इन वाटर में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो जो इमल्शन है वो कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग होगा। यहाँ पे an addition of small amount of electrolyte
स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिंग हो रहा है, यहाँ पे कंडक्टिंग नहीं होता, हैज नो इफेक्ट ऑन, हैज नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग पावर, कंडक्टिंग पावर, इस पे कोई कंडक्टिंग पावर का यूज नहीं हो सकता है। ये नोट, अभी हम कैसे पहचाने कि ये इमल्शन जो है ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। अभी मैंने अगर मुझे दिया है कि अगर मैंने कहा है ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, तो वहां पे जो आप ये कर सकते हो तो ये तो सही हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास दो इमल्शन रखे हुए और मैंने कहा मैं आपको कहा कि मुझे बताओ कि इसमें से वाटर इन ऑयल कौन सा होगा या ऑयल इन वाटर कौन सा होगा, तो आप कैसे टेस्ट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि यस दिस इज ऑयल इन वाटर या दिस इज वाटर इन ऑयल। तो ये भी हमें देखना है। राइट डाउन, टेस्ट टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट है टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। To test the type of emulsion, कैसे पहचानोगे, टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। पहला कौन सा कहा था मैंने, ऑयल इन वाटर, यहां पे लिख देती हूँ ऑयल इन वाटर। सेकेंड इमल्शन है आपका वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। पहला इफ वाटर इज एडेड, पहला जो पॉइंट रहेगा इफ वाटर इज एडेड, अगर मैं दोनों सॉल्यूशन में अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर रही हूँ, किसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, ऑयल इन वाटर में भी ऐड कर रही हूँ वाटर और वाटर इन ऑयल में भी वाटर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं वाटर को ऐड करूंगी तो इट इज मिसिबल। ये कैसे होगा, इट इज मिसिबल। अभी आप कैसे कहोगे इट इज मिसिबल, भाई जहां पे डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा, जहां पे कंटिन्यूअस फेज वाटर है, तो वहां पे कितना भी अमाउंट आ जाए वाटर का वो तो डिसॉल्व ही होगा। अगर मैं कह रही हूँ आपने मिल्क लिया हुआ है, आपके पास मिल्क है और मिल्क के ऊपर की क्रीम आपने निकाल दी, तो रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, वाटर बचा हुआ है। अगर उसमें आप थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर दोगे तो क्या वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा, होगा, ऑब्वियस है। घर में करते हो आप लोग, जब दूध है दूध में पानी मिला रहे हो वो कंप्लीटली सोल्यूबल है, वो अलग अलग लेयर फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं, कहीं पे भी अलग अलग लेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइप्स का जो भी आपको मिलेगा, ऐसे टाइप का जो इमल्शन होगा, दिस इमल्शन इज कॉल्ड एज अ ऑयल इन वाटर। ऐसे इमल्शन को क्या कहते हैं, ऑयल इन वाटर। तो इट इज मिसिबल विद द इमल्शन, मिसिबल विद द इमल्शन। ये इमल्शन के साथ क्या हो जाता है, इमल्शन मतलब मिल्क के साथ वाटर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है यहाँ पे। इट इज नॉट मिसिबल, इट इज नॉट मिसिबल, सही है। यहाँ पे कंटिन्यूअस फेज क्या है, कंटिन्यूअस फेज है यहाँ पे ऑयल। अभी मुझे बताओ कोई भी ऑयल है आपके पास, ऑयल में आप वाटर ऐड कर रहे हो, क्या वो सोल्यूबल होगा, नहीं, वो दो लेयर सेपरेट करेगा। ऊपर आपको ऑयल दिखाई देगा, नीचे वाटर की लेयर दिखाई दे रही है और दोनों लेयर एग्जैक्टली सेपरेट हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज वाटर इन ऑयल, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर इन ऑयल। पहली टेस्ट क्या होगी, आपको वाटर ऐड करके देखना है, जो मिसिबल रहेगा तो ऑयल इन वाटर, अगर इमिसिबल है या नॉट मिसिबल है दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर इन ऑयल। अब इस सेकेंड, इफ ऑयल इज एडेड, अगर मैंने अभी क्या डाला हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, चलो अभी हम क्या करेंगे, ऑयल को डाल के देखते, आप करके देखना, करना
तो यहाँ पे ऑयल में क्या रहेगा, अगर मैं ऑयल इन वाटर ले लूं तो वाटर डिस्पर्स फेज है, ऑयल डाल लूं तो वहां पे दो लेयर सेपरेट हो जाएगी, मतलब इट इज नॉट मिसिबल, इट इज नॉट मिसिबल विद द इमल्शन, विद द इमल्शन। बिल्कुल सही है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज मिसिबल, यहाँ पे तो ऑयली है, मिसिबल विद द इमल्शन, यहाँ पे इमल्शन के साथ क्या होगा, एक होमोजीनियस लेयर फॉर्म करेगा, ये मिक्स हो जाएगा। ओके, थर्ड जो अभी मैंने पॉइंट लिख के दिया हुआ है, एन एडिशन ऑफ अभी लिख के दिया है मैंने, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मेक्स द इमल्शन कंडक्टिव, जो मैंने लिख के दिया, मेक्स द इमल्शन कंडक्टिव। अगर मैं छोटे से अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल रही हूँ तो वहां पे आयंस फ्री हो जाएंगे, वाटर में जैसे ही इमल्शन जाएगा आयंस फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही आयंस फ्री हो जाएंगे तो वहां पे ये कंडक्टिंग होगा। यहाँ पे क्या लिखूं, नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग पावर, यहाँ पे ऑयल है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग पावर। तो कैसे पहचानना है, समझ में आया, क्लियर हुआ है। अगर आपके पास मैंने दो दिए हुए और मैंने कहा कि बताओ इसमें से ऑयल इन वाटर कौन सा है और वाटर इन ऑयल कौन सा है, तो आप इजीली मुझे बता सकते हो कैसे, if water by using water, by using oil and by using small amount of electrolyte। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? आज इतने कम लोग क्यों आए, क्या छुट्टी ली क्या सबने, आज सो रहे हैं? चलो हो गया है, मुझे लगता है सब मतलब सरफेस केमिस्ट्री को लेकर अभी बोर हो गए, बहुत हो गए थेरी थेरी थेरी। इसके बाद का भी जो भी चैप्टर है मेटलर्जी, वो भी थेरी वाला ही चैप्टर है साइड, उसमें भी थेरी है। चलो लिख लिया है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? चलो एग्जाम्पल लिख के दो इसके, मुझे एग्जाम्पल लिख लो। पहला एग्जाम्पल रहेगा इसका प्रोटीन, फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रोटीन गम्स सोल्यूबल सोप, दिखाई दे रहा है, सोल्यूबल सोप। यहाँ पे लैम्प ब्लैक, जानते हो लैम्प ब्लैक, कार्बन का एलेक्ट्रॉप्स होता है लैम्प ब्लैक, इनसोल्यूबल सोप होता है इसमें, इनसोल्यूबल सोप, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में आता है लैम्प ब्लैक। नेक्स्ट डालो, प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, हाउ इमल्शन इज प्रिपेयर्ड, how emulsion is prepared। preparation of emulsion, अभी प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन देखना है कि हाउ इमल्शन इज प्रिपेयर्ड, हाउ इमल्शन इज प्रिपेयर्ड। क्या मैं इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए, अगर मैंने ऑयल ले लिया, वाटर ले लिया, या दो इमिसिबल लिक्विड ले लिए, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, हो जाएगा इमल्शन? इतना इजी है? नहीं, इतना इजी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑयल का सब्सटेंस ले रही हूँ और एक वाटर है, और दोनों को अगर मैं मिक्स करने जाऊं, अगर मैं दोनों को मिक्स करने जाऊं तो वहां पे एक लेयर सेपरेट होगी, वहां पे क्या होगी, एक लेयर सेपरेट होगी, वो दोनों इतना इजीली मिक्स नहीं होंगे।
वो दोनों इतने इजीली मिक्स नहीं होगी। ऑयल की लेयर अलग होगी, वाटर की लेयर अलग होगी। इसीलिए हमें वहां पे ऐड करना है इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या ऐड करना है? इमल्शन कैसा बनाओगे देखो, सिर्फ समझो, अभी बाद में मैं लिख के देती हूँ। इमल्शन कैसे बनाओगे? इमल्शन बनाना है आपको, तो आपको डालना पड़ेगा इमल्सिफाइंग रिएजेंट। क्या डालना पड़ेगा? इमल्सिफाइंग एजेंट। इससे ही सब कहानी बनेगी। प्लस आपका होगा डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्स फेज होगी पहले आपकी, डिस्पर्स फेज, और उसमें क्या आप डालोगे? डिस्पर्शन मीडियम। उसके बाद आप यहाँ पे स्लोली डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्स फेज ऐड करोगे। देखो, अगर मुझे इमल्शन बनाना है तो मुझे डिस्पर्स फेज तो मेरे पास है, डिस्पर्शन मीडियम है, लेकिन मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा इमल्सिफाइंग एजेंट। उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? इमल्सिफाइंग एजेंट। अभी जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, ये एक तो सोप होगा, ठीक है, या तो डिटर्जेंट होगा। ये तो एक सोप होगा या डिटर्जेंट होगा। तो सोप या डिटर्जेंट यूज कर सकते हो, और भी इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो जैसे ही सोप और डिटर्जेंट को ऐड करोगे तो वहां पे एक बॉन्डिंग बन जाएगी, और वहां पे क्या होगा? एक इमल्शन फॉर्म होगा। वहां पे क्या होगा? एक इमल्शन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो इमल्शन है कैसे फॉर्म हो रहा है, चलो लिखो अभी, राइट डाउन हाउ इमल्शन इज फॉर्म्ड, या प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन भी इसको आप कह सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन भी कहते हो, राइट डाउन। Emulsions are prepared by, write down, emulsions are prepared by shaking vigorously. Emulsions are prepared by shaking vigorously a mixture of two immiscible liquid, a mixture of two immiscible liquid. Emulsions are लायोफोबिक। कैसे होते हैं इमल्शन? लायोफोबिक। व्हाट इज अ लायोफोबिक? देयर इज अ लेस अफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। Emulsions are lyophobic and unstable, and unstable. Hence third substance called an emulsifying agent, called an emulsifying agent, also called emulsifier, also called emulsifier, is added to the emulsion. Emulsifier is nothing but emulsifying agent is added to the emulsion during its preparation. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, या तो नेक्स्ट लाइन में लिखो। The emulsifier means emulsifying agent. The emulsifiers are soap. The emulsifier are soap, detergent, क्या क्या हो सकता है? सोप हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, लायोफिलिक सोल, अल्काइल सल्फोनेट एक्सेट्रा। क्या क्या हो सकता है? सोप, डिटर्जेंट, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, लायोफिलिक सोल भी हम ऐड कर सकते हैं, अल्काइल सल्फोनेट है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The emulsifier forms a protective surrounding. A emulsifier form a protective layer
protective layer surrounding the protective layer surrounding the dispersed phase or colloidal particles. फिर से रिपीट कर रही हूं मैं थर्ड पॉइंट. The emulsifier forms a protective layer surrounding the dispersed phase or colloidal particles and convert lyophobic emulsion into lyophilic emulsion. Next line में लिखो. Hence, emulsion is prepared by mixing and emulsifier with a dispersion medium and then adding the dispersed phase slowly with constant stirring. क्लियर है? कोई पॉइंट है, छूट गया है, नहीं समझ में आया, रिपीट करना है? एनीवन? चलो, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? समझ में आया इमल्शन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं? आलोक, फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन पॉइंट. ओके. Emulsions are prepared by shaking vigorously a mixture of two immiscible liquid. Emulsions are lyophobic. Emulsion कैसे होता है? Lyophobic. There is no tendency. Emulsions are lyophobic and unstable. Hence, third substance called emulsifying agent also called emulsifier is added to the emulsion. क्लियर हुआ है? समझ में आया सबको? इमल्शन क्या होता है, इमल्सिफायर क्या होगा? चलो आगे बढ़े. अभी हमें लिखना है डी इमल्सिफायर. de-emulsification. कैसे करोगे de-emulsification कैसे करोगे? क्या हो सकता है? अभी हमें जो इमल्शन बना है उसको ब्रेक करना है. जो इमल्शन फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक करना है, तो उसी को हम बोलते हैं ना कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एन इमल्शन. क्या होगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ breaking and emulsion. जो इमल्शन फॉर्म हुआ है उसको जो ब्रेक करने का प्रोसेस है, ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, that is called as a de-emulsification. And to yield the constituent liquid, constituent
लिक्विड। मतलब एक बार जो इमल्शन यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएंगे। वो कैसे होगा? सेपरेट होगा। तो इसमें जो मेथड नंबर 1 है, इसमें जो मेथड नंबर 1 रहेगी, मेथड 1 इज emulsion can be broken by, emulsion can be broken by heating, freezing and centrifugation या सेंट्रीफ्यूगेशन बोल। अभी मुझे बताओ कि इमल्शन को मुझे ब्रेक करना है, तोड़ना है, हीटिंग वाला प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस बोलोगे हीटिंग के लिए? ये चीजें आप घर में करते हो, इमल्शन बनाना, इमल्शन तोड़ना, कौन सा प्रोसेस रहेगा हीटिंग से? आप जब दूध को गर्म करते हो, मिल्क को जब आप बॉईल करते हो, तो ऊपर एक लेयर आ जाती है क्रीम की, नीचे तो दूध ही है ना। तो आफ्टर हीटिंग जो ऊपर की लेयर है, अगर आप उसको निकाल लो, आप तो बड़े चाव से खाते होंगे, आप उसको निकाल लो, नीचे क्या बचा रहेगा? वाटर बचा रहेगा। तो वही तो है, वैसे तो हीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही हीटिंग करोगे तो वहां पे जो दो लेयर है, एक क्रीम की लेयर है और एक जो मिल्क है, जो लिक्विड की लेयर है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो दैट इज हीटिंग। अभी आप फ्रीजिंग वाला पॉइंट बोलोगे तो फ्रीजिंग में कैसे होगा? फ्रीजिंग वाला पॉइंट कैसे रहेगा? अगर आप फ्रीजर में दूध रख के देखो, अगर दूध आपके घर का प्योर दूध है एकदम, तो यहाँ पे जैसे ही आप दूध को फ्रीजर में रखोगे, पूरा दूध जम नहीं जाएगा, मतलब पूरा दूध आइस में कन्वर्ट नहीं होगा या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। उसमें से कुछ अमाउंट ही होगा जो फ्रीज होगा और रिमेनिंग क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा। पूरा दूध कभी भी बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता है। आप लोग ट्राई करना एक बार। मतलब वहां पे जो जम रहा है और एक लिक्विड है, दोनों को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दोनों को हम इजीली क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। तो एक हो गया हीटिंग, दूसरा हो गया फ्रीजिंग, और एक है सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी ये क्या मेथड होगी वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन? अभी सेंट्रीफ्यूगेशन में कैसे होगा कि इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो आपके घर में खवा बनता है, खवा क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, याद है, दूध का ही जो बनता है, उसको एक स्पेशल है, यस, फाइनिंग एट हाई स्पीड, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर नाम होता है। मराठी में तो खवा बोलते हैं, मुझे वो पता है, मुझे मराठी हो तो मुझे पता है। हाँ, मराठी में तो खवा बोलते हैं, मुझे भी पता है। हिंदी में कुछ वर्ड्स है उसको कुहा बोलते, मुझे नहीं पता, ये हिंदी वाला वर्ड्स नहीं पता। मराठी में खवा बोलते हैं, ठीक है, कोहा कोहा बोलते, ओके। तो जो आप निकालते हो, कैसे निकालोगे? आप हीट करते जाते हो, मिल्क को हीट करते जाते हो, हीट करते जाते हो। तो हीट करने की वजह से क्या होगा? वाटर तो बाहर निकल जाएगा पूरा, और जो रिमेनिंग रहेगा आपका मलाई रहेगी। जो रिमेनिंग रहता है, खवा जो रहता है वो रहता है, मराठी लोगों को पता होगा वो क्या रहता है, खवा। मतलब उस तरह के प्रोसेस से भी हम डी इमल्सिफाई कर सकते हैं। मतलब वाटर को निकाल लिया और जो रिमेनिंग हमारा बचा है वो क्या बचा है? डिस्पर्स फेज बचा है। तो ये दो तीन प्रोसेस है, बाय हीटिंग, बाय फ्रीजिंग एंड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद जो सेकेंड मेथड है, इसमें सेकेंड मेथड है बाय केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ, बाय केमिकल destruction of emulsifying agent, या इसी को हम बोल सकते हैं बाय एडिंग सोल। कैसे? बाय एडिंग सोल। अभी जो इमल्शन हम रेडी कर रहे हैं बाय यूजिंग इमल्सिफायर रिएजेंट या बाय इमल्सिफायर, तो यहाँ पे सोप ऐड कर रहे हैं। सोप क्या होता है? RCONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। इसी की वजह से तो इमल्शन फॉर्म हो रहा है ना, सोप के वजह से, डिटर्जेंट के वजह से तो इमल्शन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ कर दूं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखो, यहाँ पे मिल जाएगा RCOH और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। अभी जिस चीज की वजह से
चीज की वजह से इमल्शन फॉर्म हो रहा है, मैंने उसी चीज को कन्वर्ट कर दिया एसिड में। अगर यही चीज उसमें हम ऐड नहीं करेंगे या वही चीज अगर ये डिसअपियर हो जाएगी तो इमल्शन तो बनेगा ही नहीं, इमल्शन नहीं बनेगा। क्यों बन रहा था इमल्शन? बिकॉज हम उसमें क्या ऐड कर रहे थे, सोप ऐड कर रहे थे। सोप क्या होता है? लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर उसी को मैं कन्वर्ट कर दूं एसिड में तो ये क्या करेगा? ये तो इमल्शन बन ही नहीं पाएगा, यहाँ पे इमल्शन बन ही नहीं रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज रहेगी किसके लिए? डी इमल्सिफिकेशन के लिए। किसके लिए है? डी इमल्सिफिकेशन के लिए। क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक जो हमारा गोल्ड नंबर है, मैं जिसके लिए रुकी थी वो लिख लिया था ना बाकी लोगों ने? नेक्स्ट इज गोल्ड नंबर। व्हाट इज मीन बाय गोल्ड नंबर? और जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोल्ड नंबर, ये जो हमने कोएगुलेशन लिया था उसमें का था गोल्ड नंबर। पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद समझाती हूँ मैं। राइट डाउन डेफिनेशन गोल्ड नंबर की, देखो। गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, डेफिनेशन बड़ी है समझ लो। गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, gold number of a protective colloids is the minimum weight of it in milligram which must be added to 10 ml of 10 ml of standard 10 ml of standard red gold सोल जानते हो अभी, गोल्ड सोल, रेड गोल्ड सोल, so that no coagulation of the gold soul ब्रैकेट में लिखो that is the change of color from red to blue, bracket complete, from red to blue, bracket complete, takes place when 1 ml of 10% 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it. देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख ली, अभी सिंपल में समझा देती हूँ। एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, वो डेफिनेशन अपने पास रहने दो, अभी समझ लो। एक मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली, यहाँ पे हमने लिए है गोल्ड के सोल, सबको समझ में आता है गोल्ड सोल क्या होता है, क्या लिया है यहाँ पे AU का सोल ले लिया।
अभी यहाँ पे जो AU का सोल लिया है कितना ml लिया है, 10 ml में लिया। कितना लिया गोल्ड का सोल, 10 ml। और उसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं NaCl एज इलेक्ट्रोलाइट। कितना NaCl ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ml। तो यहाँ पे जो 10 ml गोल्ड सोल है उसको कोएगुलेट होने के लिए जो NaCl डाला हमने 1 ml डाला, उसी को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। कि एक पर्टिकुलर जो गोल्ड सोल है, एक पर्टिकुलर जो गोल्ड सोल है, आप लोग जानते गोल्ड सोल कैसे होता है। तो जो गोल्ड सोल है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, उसको कोएगुलेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो गोल्ड सोल है उसको कोएगुलेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ NaCl हम ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ गोल्ड नंबर। उसी को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। जितना कम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेगा उतना ही प्रोटेक्टिव कोलाइट्स अच्छे से बनेगा, या कोएगुलेशन उतना ही जल्दी होगा। सिंपल में बताया मैंने, बाकी डेफिनेशन जो है आप करते रहो, कोई बात नहीं है। शॉर्टकट में लिखोगे उसको चलेगा, बहुत बड़ी है, कंफ्यूजिंग है। इतना याद रखो, 10 ml, कितना 10 ml गोल्ड सोल को कोएगुलेट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड सोल। उसको हम बोलते हैं गोल्ड सोल। क्लियर हुआ है गोल्ड सोल क्या होता है? अभी यहां पे लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लिखो, स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइट्स, smaller the gold number of protective colloids, greater is its protective action। जितना गोल्ड नंबर स्मॉल होगा उतनी ही प्रोटेक्टिव एक्शन ज्यादा होगी। याद रखना, रेसिप्रोकल होता है। जितना गोल्ड नंबर कम उतना ही प्रोटेक्टिव कोलाइट्स ज्यादा बनेगा। यस यस लिखो, smaller the gold number of protective colloids, smaller the gold number of a protective colloid, the greater is its protective action। क्या हो रहा था, गोल्ड सोल बन रहा था। अभी तो ये तो बता दिया मैंने, थोड़ा और समझा। गोल्ड सोल हमारे पास है, उसका क्या हो रहा था, कोएगुलेशन हो रहा था। हमने क्या देखा था, प्रिवेंट करना है हमें। जो गोल्ड सोल है एज इट इज रखना है, उसको कोएगुलेट नहीं होना है। कोएगुलेट हो जाएगा वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जो गोल्ड सोल होता है वो लायोफोबिक होता है। कैसे होता है, लायोफोबिक। उनमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बनाने कि वो प्रेसिपिटेट ना हो पाए, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। अभी सबका जो इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज होता है वो अलग अलग होगा। तो जितना कम गोल्ड का नंबर होगा उतना ही वो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होगा। अभी देखो, कुछ मैं गिवन इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको, ये इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन, यहाँ पे सोल, यहाँ पे लिखा है गोल्ड नंबर और इसका रेसिप्रोकल। ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, गिवन में दिया है। देखो जेलेटिन क्या ऐड करते, इलेक्ट्रोलाइट एज ए जेलेटिन। इसका गोल्ड नंबर है 0.005 टू 0.01 और इतना रेसिप्रोकल कितना है 200 टू 100। उसके बाद कैसीन भी इलेक्ट्रोलाइट के होता है, ये होता है 0.012 टू 0.02 और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 100 टू 50। ये वैल्यू सिर्फ लिख के रखो, याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन सोल है 0.032, 0.07 और ये कितना होता है 30 to 40. देन एल्बुमिन 0.1 to 0.2, ये कितना होगा 10 to 5. उसके बाद गम अरेबिक 0.15 to 0.25 और यहाँ पे कितना होगा 7 to 4. Then potato starch ये होता है 20 to 25 और इसका वैल्यू देखो 0.5 to 0.4 होता है. रेसिप्रोकल वैल्यू दी है. रेसिप्रोकल मतलब प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कि जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना ही प्रोटेक्टिव होगा. ये रेसिप्रोकल है. आप देख रहे हो इतना गोल्ड नंबर कम है, ये मिलीमोल्स में है और रेसिप्रोकल देखो कितना प्रोटेक्ट कर रहा है 200% कर रहा है. ये इसका मीनिंग होता है. मतलब इट इज क्लियर दैट gelatin have low gold number. Gelatin ही है ना. Gelatin have a very low gold number. याद रखना. और जो पोटैटो स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च हैज अ वेरी हाई गोल्ड नंबर. पोटैटो स्टार्च हैज अ वेरी हाई गोल्ड नंबर. अगर आपको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन सा अच्छा है ये पूछा है, क्योंकि यही पूछते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा वो अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होगा. चलो हो गया है, रब कर दूं. चलो डन. लिख लिया सबने. ये याद करने की जरूरत नहीं है. रेसिप्रोकल याद रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा जिसका गोल्ड नंबर कम होगा. ले क्वेश्चन लिखो. नंबर 1, the coagulating power of electrolytes having ions Na plus, Al3 plus and Ba2 plus for arsenic sol sulfide sol increases in the order option A Al3 plus, Ba2 plus, Na plus. Option B Na plus, Ba2 plus, Al3 plus. Option C Ba2 plus smaller than Na plus smaller than Al3 plus, and option D Al3 plus Na plus Ba2 plus.
आंसर बताओ यहाँ पे क्या रहेगा। गुड सूरज, वेरी गुड। अगर ध्यान होगा तो आंसर जल्दी आ जाएगा। गुड साहिल। ये क्वेश्चन आया था नीट में। ये क्वेश्चन आया है नीट में। बस हो गया, 2 ही लोगों का। गुड प्रीति। अभय क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा है। साक्षी, संजय, ध्यान होगा तो हार्डली स्कूल्स हार्डली रूल पढ़े हैं, उसमें बताया था। अथर्व गलत है। अथर्व कौन सा रूल पढ़ा है हमने? स्कूल्स हार्डली रूल, कोएगुलेटिंग पावर, उसी को प्रेसिपिटेशन पावर, फ्लोकुलेशन पावर भी बोलते हैं। गुड साक्षी। मतलब कितने लोगों का ध्यान था? गुड नितिन। हो गया बस। आदर्श, कुछ तो आंसर दो आदर्श। बस इतने ही लोगों को। चार्ज ऑफ कटायन अनायन इंक्रीजेस, कोएगुलेटिंग पावर इज आल्सो इंक्रीजेस। कटायन या अनायन पे जितना चार्ज बढ़ रहा है उतना ही कोएगुलेटिंग पावर बढ़ रहा है। जोएल क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा है। मेघा, कोएगुलेटिंग पावर इंक्रीजेस विद चार्ज ऑन कटायन और अनायन इंक्रीजेस। चार्ज देखो यहाँ पे Al3+ सबसे ज्यादा, Ba2+, Na+, तो ये वाला रहेगा बी। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ 6 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी तो आए नहीं। बाकी क्या कर रहे पता नहीं। इतना इजी आंसर नहीं दोगे तो कैसे होगा फिर। ओके जोएल। सेकंडली, सेकंड नंबर, gold number of some colloids are gelatin 0.005 to 0.01, गम अरेबिक, ये क्वेश्चन जेई में आया था। गम अरेबिक 0.15 to 0.25, oleate 0.04 to 1, starch 15 to 25. Which among these is a better protective colloids? Better protective colloids. ऑप्शन देने की जरूरत है आप लोगों को। जोएल अभी तो दे दे आंसर। ये क्वेश्चन जेई में आया था। गुड साई, गुड प्रीति, गुड जोएल, अब सही है। गुड सूरज, आलोक, सही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गोल्ड नंबर पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप रेशियो बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद रखो तो समझ में आ जाएगा। गायत्री गुड।
तभी भी बाकी लोगों को नहीं आ रहा है शायद, है ना? अभी भी बाकी लोगों को नहीं आ रहा है, सोच रहे कि क्या होगा। गुड साक्षी, अभी लिख के दिया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम गोल्ड नंबर उतना ही प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होगा। चलो हो गया, गुड संकेत। चलो आगे बढ़े। जेलेटिन अभी तो लिख के भी दिया था, लेकिन अगर इस तरह से वैल्यू भी आती है तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम वो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होता है। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। राइट ऑन थर्ड। The stability of the dispersed phase, the stability of the dispersed phase in a lyophobic collide is due to first, high viscosity of medium, high viscosity of the medium. B, the formation of electrical layer, the formation of electrical layer between two phases, C, high surface tension of solution, high surface tension of solution, and D, none of the above. None of the above. The stability of dispersed phase in a lyophobic collide is due to, क्या हो सकता है? बोलो, कुछ तो आंसर होगा। क्या हुआ? साइड गलत है। None of the above. The stability of dispersed phase in a lyophobic collides. आलोक गलत है। गुड गायत्री, सोचो ना थोड़ा सा। गुड प्रतीक, मतलब अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया हमने, सिर्फ हम लेक्चर करते हैं, घर जाके बुक रख देते हैं, हो गया। साहिल गलत है, प्रीति गलत है।
चलो गुड प्रीति, मेगा सही है। अरे भाई स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इन लायोफोबिक, स्टेबिलिटी कैसी होगी? अगर वहां पे अफिनिटी नहीं है तो स्टेबल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल लेयर फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं, आपको पता ही है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर इलेक्ट्रिकल लेयर फॉर्म कर लेंगे। सिंपल था, बाकी तो मैंने कुछ लिख के नहीं दिया। हाँ इलेक्ट्रोलाइट लिख के दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लेयर आ गया, मीनिंग तो सेम ही है, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट, write down the correct statement about surface properties, the correct statement about surface properties is ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का है, 2017 का क्वेश्चन है। राइट डाउन ऑप्शन ए, cloud is an emulsion type of colloids. Cloud is an emulsion type of colloid, in which liquid is disperse phase, and gas is dispersion medium, ऑप्शन बी लिखो। Adsorption is accompanied by decrease in enthalpy and decrease in entropy of the system, Option C, write down option C. Brownian motion of colloidal particles, option C. Brownian motion of colloidal particle does not depend on the size of the particles, but depends on viscosity of the solution, Next point, option B. The critical temperature of ethane, and nitrogen are 563 Kelvin, 563 Kelvin, and 126 Kelvin, respectively. The adsorption of ethane will be more than that of nitrogen on same amount of activated charcoal at a given temperature. Correct statement about surface properties. More than one correct भी हो सकता है प्रीति।
गुड प्रतीक, वेरी गुड। ये क्वेश्चन था 2017 जेई। गुड प्रीति, जेई एडवांस। और बस हो गया, दो ही लोगों ने, प्रतीक एंड प्रीति ने। आलोक, मोर देन वन है, मल्टीपल। एक तो सही है तुम्हारा। करेक्ट कहा है? साहिल, एक सही है, एक गलत हो रहा है। साहिल, एक सही है, एक गलत हो रहा है। साहिल, तो एक कैसे बोल सकता है? मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है, तूने कैसे बोल दिया फर्स्ट वाला? अच्छे से पढ़ना। क्लाउड इज एन इमल्शन टाइप ऑफ कोलाइड in which liquid is dispersed phase and gas is dispersion medium। पढ़ने में ही अभी तो इमल्शन पढ़ा है भाई। इमल्शन लिक्विड लिक्विड होता है, लिक्विड गैस नहीं होता है। ये देखो एडवांस वाला क्वेश्चन, इमल्शन नहीं पढ़ा। यस, क्लाउड्स इज अ कोलाइड्स, क्लाउड्स कोलाइड्स है, बट इमल्शन नहीं है। इमल्शन हमारा पता है, तो ए तो नहीं होगा। एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनाइड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी। हमने कहा डेल्टा एच निगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, मतलब भी सही है। ओके। Brownian motion of colloidal particle does not depend upon the particle size। आपको पता है, मैंने ब्राउनियन मोशन में बताया था शायद, क्या पॉइंट था कि स्मॉलर द साइज मोर मोशन। मैंने कहा जितना मोटा इंसान होगा उसकी मूवमेंट नहीं ज्यादा होगी, तो डिपेंड करेगा यार। ब्राउनियन मोशन डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। बहुत बड़ा पार्टिकल होगा तो वो मोशन तो नहीं करेगा। और ऑप्शन डी क्या दिया था? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक पॉइंट मैंने लिखा था फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा दिया? इथेन का दिया, और कहा इथेन ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है। सही है, तो ऑप्शन बी और डी रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा? बी एंड डी रहेगा। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था आपके लोगों के लिए। चलो एक और लिख लेते हैं, यही भी जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है। राइट डाउन, एक लास्ट कर लेते हैं, ठीक है? राइट डाउन। मिथाइलिन ब्लू लिखो, मिथाइलिन ब्लू from its aqueous solution, methylene blue from its aqueous solution is adsorbed on activated charcoal, is adsorbed on activated charcoal at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius। For this process, the correct statement is, for this process, the correct statement is option A, write down A. The adsorption require, option A, the adsorption require activation at 25 degrees Celsius, activation at 25 degrees Celsius। Option B, the adsorption is accompanied by a decrease in enthalpy, Next, option C, the adsorption increases with increase of temperature, adsorption increases with increase of temperature
and option D, the adsorption is irreversible. The adsorption is irreversible. B था इसका, the adsorption is accompanied by a decrease in enthalpy. क्या रहेगा, क्या पूछा है? Methylene blue from its aqueous solution is adsorbed on activated charcoal. क्या रहेगा इसका आंसर? क्या हो सकता है? बोलो, कोई किसी को नहीं पता? गुड प्रतीक। ये सब जो पॉइंट है, यस, ये सब पॉइंट है जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के है। तो ऑप्शन बी अलग रहेगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा यहाँ पे? द करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनाइड बाय अ डिक्रीज इन एंथैल्पी। बाकी सब क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। गुड प्रीति। ऑप्शन बी, एक्सप्लेनेशन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, रिएक्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसे होता है? इरिवर्सिबल होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग रहेगा। चलो आप लोग पढ़ाई करो, और भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? नया नेक्स्ट टाइम मंडे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 आप लोगों ने पढ़ चुके हो। तो हम ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डायरेक्टली ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय एवरीवन। पढ़ाई करो, और आज जो होमवर्क भेजा है वो भी कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।